नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र यानी आज का सवाल रण क्षेत्र में बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। आज सवाल है नीयत का, नीयत में छुपी राजनीति का और वोट बैंक की उस साजिश का जिसे मीठे शब्दों में परोसा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। सुनने में बड़ा प्रगतिशील लगता है, लेकिन रण क्षेत्र में आज सवाल यह है कि क्या ये सच में महिला सशक्तिकरण की सोच है? क्या ये जो बयान दिया गया है ये वाकई महिला सशक्तिकरण की नीयत को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, या फिर मजहब के नाम पर वोट बटोरने का नया जुमला है? क्योंकि यही ओवैसी हैं जिन्होंने 3 तलाक बिल का विरोध किया, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सवाल उठाए, जिनकी पार्टी की कार्यकारिणी में टॉप लीडरशिप पर ही अगर देख लीजिए तो महिलाएं नाम मात्र हैं या यूं कहें कि हैं ही नहीं, जिनकी पार्टी से कोई भी बड़ा सांसद चेहरा आज तक सामने नहीं आया, ना कोई बड़े राज्य में विधायक है, जिनके संरक्षण में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी का खुला विरोध हुआ। वही ओवैसी ये कह रहे हैं कि हिजाब वाली भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। तो हम ये पूछते हैं कि जो नेता मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की आग में झोंकना चाहता हो, जो संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर तिलमिला उठा हो, जिसने इस बिल पर विरोध में, आपको याद होगा, वोटिंग की थी, 2 वोट पड़े थे विरोध में इनकी पार्टी के, वहीं आज अचानक हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात ये क्यों कर रहे हैं? ये महिलाओं के हक की बात है या फिर मुस्लिम पहचान को सत्ता की सीढ़ी बनाने की राजनीति? आज गद्दार ओवैसी का बयान सिर्फ एक कल्पना नहीं है, ये संकेत है उस सोच का जिसमें लोकतंत्र नहीं जनसंख्या की गणित छिपी हुई है। रण क्षेत्र में आज हम साफ साफ पूछेंगे कि क्या ये बयान भारत में तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी के दम पर दिया जा रहा है? सत्ता के सपने देखने की ये रणनीति और इसके पीछे वो जनसंख्या जिहाद की सोच तो नहीं है? और यही वजह है कि बीएमसी चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी पर सीधा हमला भी बोल दिया है। बीजेपी कह रही है कि भारत का प्रधानमंत्री वोट बैंक से नहीं, संविधान, विकास और जनादेश से बनता है। तो आज रण क्षेत्र में बड़ा सवाल यही है कि क्या ओवैसी का हिजाब वाला सपना असल में महिला सशक्तिकरण नहीं, मजहबी ध्रुवीकरण है? क्या जिन महिलाओं को अपनी पार्टी और वक्फ में जगह नहीं मिली, उन्हें सिर्फ चुनावी भाषणों में आगे किया जा रहा है? और क्या बीएमसी चुनाव में ओवैसी की यह बयानबाजी मुंबई को मजहब की राजनीति की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश है? आज रण क्षेत्र में बहस सिर्फ बयान पर नहीं, नकाब के पीछे छुपी सियासत पर होगी। तो खुलकर करेंगे बहस। कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से यह वार प्रतिवार ओवैसी का बयान और इस बयान के राजनीतिक मायने राजनीतिक गलियारों में, सत्ता के गलियारों में कैसे निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। ऐसा है, इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी, ना मुंबई की महापौर मेयर बनेगी।
जिसको पंतप्रधान और मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। चाहे तो वो बुरके वाले और हिजाब वाले पहनने वाले के साथ हम लोग उसी इसमें ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। ओवैसी साहब ने कहा संविधान की बात है, संविधान का हवाला दिया। उन्होंने कहा सिर्फ एक ही मुल्क है पाकिस्तान, जहां पे ऐसा होता है कि कोई बनेगा। भारत के अंदर तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान चलता है, उस संविधान के हिसाब से कोई भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, मेयर, कोई भी बन सकता है। संविधान के हवाले की बात की उन्होंने कहा कि एक दिन इंशाअल्लाह मेरे जीते जी नहीं तो हमारे बाद में भी हमारा ये अरमान है कि एक हिजाब पहनने वाली महिला देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तो पूरी संविधान की बात की है, कौन सी गलत बात की, तो उनको क्यों इतना वो लग जाता है खराब। मुझे लगता है ओवैसी जैसे लोग, उनकी पार्टी कभी बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर कहते हैं बुर्का वाली होगी, कभी प्राइम मिनिस्टर बुर्का वाली होगी। क्या फैलाना चाहते हैं? अरे यहाँ तो राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन अगर ओवैसी साहब आपके मन में गजबाए हिंद है तो आप कान खोल के सुन लें। कांग्रेस की गलती के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हुआ देश में, अब वो नहीं होने वाला। किसी को भी, कोई भी बन सकता है, उसके पहनावे पे वोटिंग नहीं होती है ना। संविधान में कहीं है ऐसा कपड़ा पहनने वाला ही पीएम होगा, ये कपड़ा नहीं, या ये भाषा बोलने वाला पीएम होगा, या इस धर्म का व्यक्ति पीएम होगा। संविधान सम्मत जो चीजें हैं उसको व्यर्थ की कंट्रोवर्सी में डाल करके वो जो डेली नफरत का सैलाब बढ़ता जा रहा है ना, हम उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कट्टरपंथियों की नारीद्रोही मानसिकता का परिचय है। जिस प्रकार से लगातार भारत की महिलाओं को भी उस अपनी जहनियत के अंदर कैद करके रखना चाहते हैं कि वो बुर्के में रहें, वो हिजाब में रहें, वो हलाला की पीड़ित रहें, वो 3 तलाक से ग्रसित रहें। आखिरकार ये मुक्ति कब दिलाओगे? इस मानसिकता से इन भड़काऊ भाईजान को बाहर आना पड़ेगा। और आप देखिए कि नारी तो हमारे यहाँ पहले ही प्रधानमंत्री रही है और आगे भी बनेंगी। नारी को प्रधानमंत्री की बात करते तो समझ में आता था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बुर्का नशीन को या हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाने के दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वो नहीं होने वाला। भारत की महिलाएं स्वच्छंद हैं, भारत की महिलाएं स्वतंत्र हैं, भारत की महिलाएं स्वाधीन हैं, और इनकी इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ करके कोई महिला नहीं रहने वाली भारत की। इनको चाहिए था कि कम से कम इस पर बोलते कि हाँ, भारत की महिलाओं को हम हलाला से आज़ादी दिलाएंगे, हम भारत की महिलाओं को उत्पीड़न से आज़ादी दिलाएंगे, वो काले बोरों में कैद करने की मानसिकता से आज़ादी दिलाएंगे, तब तो समझ में आता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी भी ये कह रहे हैं कि वो बुर्का नशीन या जो हिजाब वाली महिला, इसका मतलब इनको पराधीनता की बेड़ियों में अभी भी महिलाओं को जकड़ के रखना चाहते हैं, वो इनका दिवा स्वप्न पूरा नहीं होगा। पूछा यही जा रहा है कि मजहबी ध्रुवीकरण नहीं तो क्या है, ये गजवाई हिंद की सोच नहीं तो क्या है, क्योंकि अगर महिलाओं के बारे में वो वैसे इतना सोचते तो फिर MIM उनकी खुद की पार्टी महिलाओं को कितना आगे करती है, इस पर वो आसानी से जवाब दे सकते थे, लेकिन इसका जवाब उनके पास नहीं है। बहरहाल इस पूरे मसले पर मैंने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की भी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए।
बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर से विवादित बयान दिया, कहा कि भारत में एक दिन हिजाब पहनने वाली प्रधानमंत्री बनेगी। इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की। सर, दो बातें हैं। पहले तो बनेगी क्या नहीं, तो अगर जनसंख्या का अनुपात यही रहा तो निश्चित बनेगी, कोई विशेष बात नहीं है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में, कई महापालिकाओं में बनी रही है और हिजाब वाली ही कहिए। कश्मीर की तो मुख्यमंत्री भी वही थी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती क्या थी, हिजाब ही तो पहनती थी पूरा ढककर। तो मुझे इसमें कोई विशेष नहीं लगता। ये जनसंख्या वाला मुद्दा है, डेमोग्राफी वाला मुद्दा है, डेमोग्राफी ही डेस्टिनी है। लेकिन मुझे उससे ज्यादा आपत्ति है उसने ये कहने की कि वो बनेगी, मतलब वो वेट कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि मुसलमान इस देश में बढ़ जाए तो हमारा लक्ष्य है। उसने नहीं कहा कि अगर हम ज्यादा हो जाएंगे तो कोई सेकुलर हिंदू को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो आज उनके साथ खड़ा है। उसने नहीं कहा कि अगर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे तो किसी दलित को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये नहीं कहा। जय भीम के नारे देने वाले ये फाइनली मुसलमान को ही बनाना चाहते हैं, तो ये उसकी सच्चाई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवैसी के इस बयान से हिंदू क्या समझ रहा है, ये महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान है। देखिए वहां पर जो मुंबई महापालिका के चुनाव में मेयर भी मुसलमान बनेगा, ये बोला जा रहा है। फिर मुख्यमंत्री की बात हुई और अब प्रधानमंत्री की भी हुई है। तो ये वीडियो जिस परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र वालों के लिए बना है, उन्होंने भी इसको ज्यादा ध्यान में लेने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच सर। तो हिंदू इस पर क्या सोचता है और कितनी खुली चुनौती है, जारी है इसी पर बड़ी बहस। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। रण क्षेत्र के आज अतिथियों से आपका परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट पैनल में है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमर सिंह जी, हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ रहे हैं योगेश केदार जी, साथ ही साथ शिवसेना उद्धव गुट से संजय द्विवेदी जी हिस्सा हो चुके हैं इस पैनल का, और साथ ही साथ हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद अकील खान साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत तपोष आपके साथ करते हुए कि इस तरीके का जो बयान आया है, ये बयान नीति, नियत और नियति तीनों को ही सामने रखता है। क्या वाकई ये बयान आपको लगता है कि किसी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी या सिर्फ जनसंख्या जिहाद के नाम पर वोट बैंक बटोरने की एक सियासत है? तपोष, देखिए बेसिकली अगर भारत के प्रोस्पेक्ट में लेते हैं तो राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अगर किसी को डाउट है तो वो अपने डाउट क्लियर कर ले। और बाकी जिस तरीके से इस देश में राम मंदिर के प्रति जो आस्था थी लोगों में, वो मंदिर बनने के बाद साफ तरीके से सामने आ गई है। ये कहीं पे दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। 500 साल का जो इतिहास था वो कंप्लीट हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर पे जो ध्वज फहराया है, उसके बाद अगर किसी को इस तरीके के कोई डाउट रह गए हैं तो वो अपने डाउट क्लियर कर ले। मैं फिर से दोहरा देता हूं, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी इनका जो बयान है, इसमें इनको अगर देखा जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इसमें हिजाब का नाम लिया गया, महिला का नाम लिया गया, भारत का नाम लिया गया और सत्ता का नाम लिया गया। 4 भागों में आप इनके स्टेटमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है हिजाब। हिजाब क्यों आप किसी महिला के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं? अभी 42वें जो प्रोफेट साहब जो हैं, जो भगवान हैं मुस्लिम धर्म के, उनके जो 42वें पीढ़ी के लोग हैं, उनके साथ मोदी जी बैठ के आए हैं और उनके घरों पे होके आए हैं, उनसे मिल के आए हैं। वहां पर उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति हिजाब पहने हुए, नकाब पहने हुए या बुर्का पहने हुए नहीं दिखे। तो हिजाब, नकाब और बुर्का, ये तीनों जो है महिलाओं के ऊपर क्यों डाला जाता है, इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पास तो नहीं है। आपको अगर मिले कहीं पे किसी जगह पे तो वो दीजिए, वो कोई वैलिड नहीं है। कई बार कई डिस्कशन में ये नकारे जा चुके हैं। दूसरी है महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महिला एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे राष्ट्रपति हैं, सबसे बड़े पद पे हैं। तो महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात कर रहे हैं तो महिलाएं हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। भारत के सर्वोच्च पद पे हैं वो। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दरअसल इस बयान के पीछे एजेंडा महिला सशक्तिकरण नहीं, ये हिजाब सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये दरअसल मजहबी एजेंडा है जिसे बीएमसी चुनाव में हथियार बनाया जा रहा है। तो क्या बीएमसी चुनाव में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा?
तपस जी जल्दी से 20 सेकेंड्स। देखिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इनकी ये आदत से मजबूर हैं और ये इस तरीके के पोलराइजेशन करके कम से कम ये मुसलमानों के वोट लेने की पूरी कोशिश करते हैं। आज नहीं, हमेशा से मोदी जी के अगेंस्ट में भी इस तरीके की चीजों को करते रहे हैं। अगर ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते तो ट्रिपल तलाक का विरोध नहीं करते हैं। तलाक हो जाता है 3 मिनट में, हलाला चलता है पूरी रात। तो ये महिला को किस तरीके से सशक्तिकरण पहुंचा रहे हैं, मुझे ये तो बताइए। ये मौलवी के पास जाते हैं, कहते हैं भैया आज की रात हलाला हुआ नहीं हुआ, वो नए कपड़े मंगवाता है, नए कपड़े पहनाता है, उसको परफ्यूम दिया जाता है, फिर कहता है भैया आज की रात होगा। तो फिर इस तरीके से बैठे रहते हैं वहां पे लाइन लगा के लोग मौलवी के पास। अभी अकील साहब इनसे भी जरा ये पूछा जाएगा, लेकिन अमर सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट उनका लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं गिरिराज जी, कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए हुआ, ऐसे बयान देने की जो हिम्मत आई इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने गलती की, तुष्टीकरण की राजनीति की, और उसी का नतीजा है आज ये जिस तरीके के बयान आ रहे हैं। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? गिरिराज जी को कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं लेती है, कुछ भी बोल सकते हैं, और मुझे लगता है वैसी को लेती है सीरियस या नहीं? बिल्कुल, मैं सीरियस नहीं लेता, कांग्रेस पार्टी भी सीरियस उनको नहीं लेते हैं, ओवैसी को भी। और क्योंकि जिस तरह से गिरिराज जी बयान देते हैं, उनके बयान में साफ झलकता है कि वो क्या करना चाहते हैं। ओवैसी को सीरियस लेते हैं या नहीं लेते? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ लावनी जी, उसी पे आ रहा हूँ मैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 84 ये कहता है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का, और भारतीय संविधान ये कहता है कि जो 272 सीट लेकर के आएगा विधानसभा लोकसभा में सदन का नेता चुना जाएगा, वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि कोई जो बुर्काधारी की बात किया जा रहा है, मैं तो घूंघट वाली भी महिलाएं जो हमारे देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, और क्योंकि इंदिरा गांधी बन करके वो दिखाई है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और संविधान सबको राइट देता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, तमाम लोगों के सामने है। अब रही बात इसको राजनीति करना या फिर इसको किस तरह से लेना, भारतीय जनता पार्टी का हमारे भाई प्रवक्ता बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सीधा स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है, और संविधान जो कहता है कि जिनको कांग्रेस पार्टी अगर संविधान को मानती है तो अभी तक ओवैसी के स्टेटमेंट पर क्यों नहीं कोई बयान दिया? संविधान से सब कुछ होता है ना अमर सिंह जी, ये हम भी कह रहे हैं। यही बात तो वैसे कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश के पीछे की जो नियत थी, जो उनके पीछे की नियति थी, जो उनकी सोच थी, वो सोच यहाँ उजागर हो गई। क्योंकि अगर संविधान हक देता है तो फिर आपने सही कहा कि वो तो घूंघट वाली भी बन सकती है, और देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई करना और इस पर कांग्रेस का चुप हो जाना, ये तुष्टीकरण नहीं तो? मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हूँ, कांग्रेस चुप कहाँ है? मैं आपके साथ बैठा हूं। नहीं तो डिबेट में आपको बुलाया गया तो प्रतिक्रिया आई ना। क्यों अभी कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्यों नहीं प्रियंका गांधी जो कि महिलाओं की मुखरता से बात करती हैं, तो उनको आके कहना चाहिए कि पहले अपनी सोच बदलनी चाहिए। ओवैसी को जो 3 तलाक का विरोध करते हैं, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करते हैं, जो टॉप लीडरशिप में अगर ओवैसी की पार्टी में उठा के देख लिया जाए, आपके यहाँ तो पार्टी में महिलाओं को जगह दी गई है ना, आपके यहाँ महिला स्पोक पर्सन भी है, आपके यहाँ महिलाओं को एक तरजीह दी गई है, तो खुलकर ये पूछे ना ओवैसी से कि आपकी पार्टी में टॉप लीडरशिप में कहाँ है महिला, कहाँ है कोई महिला सांसद, कब क्यों नहीं आई कोई महिला विधायक? कहीं कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं। आपने कहा आप आ गए, आपका साधुवाद, लेकिन आपकी टॉप लीडरशिप चुप है। क्यों चुप है? नहीं, कोई चुप नहीं है, कोई चुप नहीं है, सबकी आवाज आ रही है। मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं आपके साथ डिबेट में जवाब दे रहा हूं। भारतीय संविधान के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि सभी का बराबर का अधिकार है, सभी का बराबर का अधिकार है, मैं यही तो कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ कि इस मुद्दे पर डिबेट हो रही है, तो आप मेरे साथ आए हैं, आपका स्वागत, आपको मंच हम इसीलिए दे रहे हैं, आपको हमने आमंत्रण दिया, लेकिन इस मुद्दे पर डिबेट के लिए आमंत्रण देना पड़ा। मैं पूरे 24 घंटे का एक मैं देखना चाह रही थी, कहीं से कोई ट्वीट आया हो। इतने बड़े बड़े मुद्दे पर आप लोगों की टॉप लीडरशिप पोस्ट करती रहती है, कहीं किसी का कोई एक ट्वीट नहीं है, किसी महिला ब्रिगेड का, किसी महिला नेत्री का कोई एक ट्वीट नहीं है। तो क्या जगाने पर जागेंगे आप लोग, या फिर ये आप कहते हैं कि बीजेपी की भी पार्टी है? कहीं कहीं तो लगता है कि ये आपकी भी पार्टी है। प्रूफ तो आप लोगों को करना होगा। अब बिल्कुल प्रूफ नहीं करना है। पार्टी अपना जो उनका राजनीतिक है वो अपना कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो संविधान को मानती है और संविधान को मान के चलती है।
लावनी जी, इसमें कोई दुराई नहीं है। संविधान जो कहता है उसको मानना पड़ेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। जो संख्या बल में है, जो संख्या जीत करके आएगी, उससे प्रधानमंत्री देश का बनेगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी रोक ले, चाहे कांग्रेस पार्टी रोकने से नहीं रुकेगा। जनता तय करती है कि किससे प्रधानमंत्री बनाना है और किससे नहीं प्रधानमंत्री बनते। जो व्यक्ति काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए करेगा, जो रोजगार के लिए काम करेगा, जो महंगाई से लड़ेगा, उसको प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए था। ओवैसी के स्टेटमेंट से सहमत हैं आप? ओवैसी के स्टेटमेंट के साथ जा रहे हैं आप? मैं ये पूछ रही हूँ। मैं ओवैसी के स्टेटमेंट के साथ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूं कि मैं संविधान के साथ हूँ। संविधान के साथ मैं है, भारतीय संविधान यही सबसे बड़ी चीज है कि अगर संविधान के साथ हैं तो संविधान में ये कहां लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से कहें कि बुर्के वाली, हिजाब वाली, घूंघट वाली। यहां पर संविधान ये कहता है कि महिलाओं की समानता। संविधान की अगर आप बात करते हैं तो संविधान यूसीसी की बात करता है। संविधान 3 तलाक और हलाला जैसे ये जो इस तरीके के गलत जो प्रावधान चले आ रहे हैं उसका विरोध करता है। लेकिन वहां पर क्यों चुप्पी हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। जल्दी से हमारे साथ संजय द्विवेदी जी हैं। संजय जी उद्धव गुट से जुड़े हुए हैं, शिवसेना से। संजय जी, ओवैसी का बयान मजहबी ध्रुवीकरण या वाकई कोई महिला सशक्तिकरण की सोच भी नजर आती है इसमें? इसमें लवली जी, न तो महिला सशक्तिकरण है, न कोई सोच है, न कोई समझ। क्योंकि स्कूलों में, महाराष्ट्र के स्कूलों में हिजाब पहनने में बैन लगाया गया था, क्योंकि वहां महानगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। तो उन्होंने अपना जुमला छोड़ दिया, क्योंकि ओवैसी साहब हमारे हमेशा जुमला छोड़ के ही राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति टोटल उनकी जो राजनीति है वो सबके लिए नहीं है। उन्होंने एक अपना बना लिया है रूप कि हमें इनके प्रति राजनीति करनी है। क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उनके प्रति बोला करते हैं। इसमें कोई उनकी मानसिकता उनको प्रधानमंत्री बनाने की नहीं थी। उनका कहने मतलब था हिजाब जो लड़कियां पहने हुए हैं, अगर सरकार रोक रही उनको स्कूल जाने में, स्कूल प्रदर्शन रोक रहा है, तो हम उसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह समर्थन किया। वरना संविधान की ज्ञाता जो सांसद खुद है वैसी थी, संविधान की ज्ञाता है। अगर संविधान ज्ञाता ना हो तो सांसद न बन पाते, और अगर सांसद है तो उनको संविधान के बारे में पूरा मालूम है कि ये सब बातें कहने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ मात्र जो वहां चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को देखते हुए उन्होंने वहां की जो महिलाएं थी, जो हिजाब वाली महिलाएं, उनको तोड़ने का, उनको अपने तरफ मोड़ने का प्रयास किया। क्या पंचायत में हमारी महिलाएं नहीं है? क्या विधायक हमारी महिलाएं नहीं है? क्या संसद में हमारी मुस्लिम महिलाएं नहीं है? ये जो हमारा समाज है, ये हमारा समाज सनातन धर्म है, और हमारा सभी को लेके इस देश में चला जा रहा है। क्या आईएस नहीं है? क्या पीछे महिलाएं नहीं है मुसलमान की? बता दीजिए मुझको आप। तो जब सब जगह पे हमारी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं और सांसद में भी मुस्लिम महिलाएं हैं, तो ये तो बयान देना बिल्कुल क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये जनसंख्या जिहाद की नीति को लेकर दिया गया ये स्टेटमेंट है? मानते हैं आप इसे? नहीं, ये देखिए, उन्होंने सिर्फ चुनाव जो उन्होंने लड़ना है उसमें वोट पाने के लिए जो हिजाब अरे तो वोट किसका लेंगे? वोट लेंगे किसका लेंगे? उसी की बात तो मैं बात कर रही हूँ। मुसलमानों की आबादी बढ़ी कि नहीं बढ़ी वहां पर महाराष्ट्र में? मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? संख्या बढ़ी हो या घटी हो, इसमें न हम आप रोक सकते हैं ना आप रोक सकती है। नहीं, क्यों नहीं रोक सकते? क्यों नहीं रोक सकते? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाते हैं ना संजय द्विवेदी जी। अगर बाला साहब ठाकरे जी होते तो अब तक शायद जनसंख्या नियंत्रण कानून पर खुलकर बोल चुके होते, क्योंकि ये तो अब उद्धव ठाकरे वाली पार्टी रह गई है। कभी मुसलमान विरोध नहीं किया मैडम लवनी जी, नहीं उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने हिंदू अस्मिता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। संजय जी, बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदू अस्मिता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदू अस्मिता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। देखिए, मैंने बड़ा सीधा से आपसे सवाल पूछा, मैंने सुन लिया सब। आपने कहा कि इसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात ही नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकते भाई? जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए आप अपील कीजिए, रुक सकता है। दबाइए केंद्र सरकार पर, दबाव बढ़ाइए। क्यों नहीं आप लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में सोच रहे हैं? योगेश केदार जी, यहीं से समझ में आने लगता है। ठीक है सर,
तब वो रोकेंगे। योगेश क्या के बाद ये आइए सरकार जल्दी नहीं से। सोचना चाहिए? यहीं से समझ में आ जाता है क्या सोच है। ठीक है योगेश जी, यहीं से समझ में आ जाता है कौन किसके साथ, कौन किसकी बी पार्टी। योगेश जी जल्दी से। विनोद बंसल जी भी बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका भी। जी योगेश जी। देखिए अभी ये जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में एक चीज भारतवासियों को समझ लेनी चाहिए। ओवैसी जी यदि कहते कि हमारी मुस्लिम बहन भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती है तब भी चलता, लेकिन वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि हिजाब वाली मुस्लिम महिला हमारी बहन। क्यों भाई, ये तुम क्यों तुम्हारा धर्म हमारे देश पर थोपना चाह रहे हो? और मैं सबसे गंभीर बात आप सबके माध्यम से देश के सामने फिर से एक बार रखना चाहता हूं। वो जब बात कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी एक धर्म विशेष को ही प्रधानमंत्री बनने की अनुमति है उनके संविधान के अनुसार। तो ये बहुत गंभीर बात है। यदि भारत के अपने टुकड़े कराए हैं और आपके जिन्ना साहब उधर कह रहे थे कि ये धर्म और सेक्युलर होगा, उधर मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, उन्होंने हिंदुओं को कॉन्स्टिट्यूशन से भी हक उन्होंने छीन लिया है। ये बात भारत में ही संभव इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे हिंदू समाज, हिंदू बहुतायत है, यहाँ पे हिंदू संस्कृति का प्रभाव है, इसलिए ये बोल भी पा रहे हैं। आप लोगों को हम लोगों ने बराबरी का हिस्सा देने के, बराबरी के एक ट्रीटमेंट देने का हम सोच रहे हैं। आप ये यदि आप मानसिकता ये कर रहे होगे कि हम औरंगजेब के औलादे हैं और हम औरंगजेब के फॉलोअर है, हम इस देश पर राज करेंगे हिंदुओं पर, यह मानसिकता नहीं चलेगी। अरे बाबा, ईरान में महिलाओं ने हिजाब जला रहे हैं। ईरान की हालत यही सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ प्रगतिशील जो मुस्लिम मुल्क है वो भी प्रगतिशील सोच की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स में देखिए क्या किया जा रहा है। ये जल्दी से सर, ठीक है। ओवैसी हमारे यहाँ के मुस्लिम महिलाओं को हिजाब नहीं, और कितना वो महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं उसके लिए तो फिर उनका पॉलिटिकल इतिहास ही उठाकर देख लेना चाहिए कि कब उन्होंने इसे लेकर महिलाओं को लेकर महिलाओं के लिए न्याय को लेकर कितनी आवाज बुलंद की, कितना विरोध किया। बहरहाल तो बीएमसी चुनाव से पहले हिजाब बुर्का एक बार फिर से सियासत में आ गया है कि स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट पर किस तरह से छुड़ी है बड़ी बहस। हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान साहब और राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अकील खान साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है, देखिए सोच देखिए प्रगतिशील है, वाकई ये प्रगतिशील सोच है या इसके पीछे कुछ चल रहा है दिमाग में? जो सियासत का जो एक तुष्टीकरण वाला जो बीज होता है, जो अपने फायदा लेने वाला बीज होता है, उसकी नींव तो नहीं है इस स्टेटमेंट के पीछे? अकील खान साहब देखिए लानू जी, मैं इतनी बात जानता हूं कि ये इनके अपने अल्फाज नहीं हैं, ये इनके अपने अल्फाज नहीं हैं। किनके अल्फाज? और ये देश संविधान के दायरे में चलेगा, संविधान से चलेगा। किसी को कुछ कह देना, और ये सियासी लोग हैं। और एक चीज, अभी योगेश साहब को जब आपने बोलने का मौका दिया तो उन्होंने कहा जिन्ना साहब। अरे जो हमारा दुश्मन है, हमारे मुल्क का दुश्मन है, वो हमारे लिए साहब कैसे हो जाएगा? हमको जिस बात पे कहना चाहिए उस बात को करना चाहिए। एक सेकंड योगेश जी, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सियासी लोग हैं। ये सियासत में क्या बोल देंगे वोट के चक्कर में, वोट के लालच में, ये किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो अकील खान साहब, आईना कौन दिखाएगा? हर कोई मोहम्मद अकील खान नहीं है ना। बात तो ये है, खुलकर एकजुट होकर फिर आवाज उठाइए ना ऐसे गद्दारों के खिलाफ जो संविधान के नाम पर तो सियासत कर रहे हैं। आप कहिए ना कि आप संविधान का हवाला दे रहे हैं, तो फिर वक्फ में महिलाओं के स्टेटस को लेकर जो बात आई थी उसका आप लोगों को समर्थन कर दीजिए, खुलकर आ जाइए। यूसीसी को लेकर खुलकर आ जाइए, आप आएंगे आप लोग? जो सही है उसको समर्थन करने में कौन सी दिक्कत आ गई? मतलब आप मान रहे हैं ना कि सही है, हाँ, उस चीज को करने में क्या दिक्कत आ गई? यानी यूसीसी गलत नहीं है ना? कश्मीर में हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी धारा 370 हटाई। किसने विरोध किया? किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध किया? और आप यहां पर कह रहे हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है, और अगर देश में संवैधानिक पदों पर बैठने की बात है महिलाओं की, तो देश की प्रथम नागरिक
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। देखिए तो इस ये बात तरीके के विनोद तमाम बंसल जी, लोग एक हैं। सेकंड विनोद लेकिन बंसल ये जी, देखिए किसके कहने पे मोहम्मद बात अकील है? खान साहब की आज तो मैं कम से कम इस बात पे तारीफ करूंगी कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर टकराव होता है, लेकिन सच के साथ आज वो खड़े हो गए कि गद्दार कौन है और कौन देश को और देश के संविधान को समझता है। ये बात तो कम से कम मोहम्मद अकील खान ने कह दी। लेकिन विनोद बंसल जी, सबसे मजेदार बात यह है कि जिसने ये बात कही है उसकी खुद की पार्टी की टॉप लीडरशिप, हम खंगाल रहे थे, देख रहे थे कि देखे भाई कितनी महिलाओं को उन्होंने जगह दी है। टॉप लीडरशिप में कहीं कोई महिलाओं को जगह नहीं। ठीक है मोहम्मद अकील खान साहब, आ रही हूँ, आपकी तारीफ कर दी साहब मैंने, विनोद जी के पास जाने दीजिए जरा। वो हाँ अच्छा ठीक है, 20 सेकंड बोलिए। तय करो कि वफादार कौन है। हाँ, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त ही बताता है गद्दार कौन है। वाह, वक्त ही बताता है बंसल साहब की गद्दार कौन है। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, देखिए ये नारी सम्मान नहीं है, हाँ, नारी सशक्तिकरण नहीं है। इनके स्टेटमेंट में सीधा नारी द्रोही बात की बू आ रही है सीधी सीधी। मैं कहना चाहता हूं इनको कहना चाहिए था कि अब भारत में समय आ गया है कि नारियों को हलाला से मुक्ति दिलाएंगे। अब समय आ गया है कि नारी को जो विभत्स परंपराएं इस्लाम की है, खतना जैसी परंपराओं से हम उसको मुक्ति दिलाएंगे। अब समय आ गया है कि भारत की नारी जो है कुछ भी बन सकती है, तब तो समझ में आता है। लेकिन वो प्रधानमंत्री बन के बनाना चाहते हैं तो किसको? जो इनके अंडर में रहे, जो इनके दबाव में रहे, वो जिहादियों के कब्जे में रहे, वो स्वच्छंदता से बात न कर सके, अपना चेहरा तक भी नहीं दिखा सके। ऐसी जो मानसिकता के साथ में जो राजनेता खड़े होते हैं वो सीधे सीधे अपने आप को एक्सपोज करते हैं और कुछ नहीं है ऐसे स्टेटमेंट के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार इनको एक नारी के प्रधानमंत्री बनने में इनको गर्व नहीं महसूस होता। इनको गर्व जब महसूस होगा जब इनका कोई जो कहना चाहिए सिपह सालार या इनकी जो कब्जे में रहने वाला कोई महिला वो वहां पर प्रधानमंत्री बने। ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं, कभी बुर्के वाली होनी चाहिए, कभी हिजाब वाली कहते हैं, तो हिजाब और बुर्के से कब आजादी दोगे भाई? 21वीं शताब्दी है, जहां देश 22वीं शताब्दी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये 16वीं शताब्दी की तरफ लेके जाना चाहते हैं मेरे देश की नारियों को। ये मानसिकता से कब बाहर निकलेंगे समझ में नहीं आता। आप देखिए इनके जो बच्चे हैं वो तो बड़े बड़े फॉरेन स्कूल में पढ़ते हैं, खुद तो वहाँ बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से पास करके आए, और भारत की नारियों को मदरसे से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, उनको हिजाब और हलाला से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, उनको किसी भी हालत में ये काले बोरे से की कैद से मुक्ति नहीं दिलाना चाहते। और अकील अहमद जी ने जो बात कही, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये भी चाहते हैं असली प्रगतिशील तो वो माना जाए जब कि कहेगा कभी हाँ अब इस्लाम में हलाला का कोई काम नहीं है, अब इस्लाम में 3 तलाक का और ये जो वैसी जो दरिंदगी है, महिलाओं को खेती समझना और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वस्तु समझना, अपनी मनमर्जी के तहत उनके ऊपर व्यवहार करना, माले गनीमत जैसे शब्दों का प्रयोग करना, तो दिया कि हर गलत चीज के वो खिलाफ है। मोहम्मद अकील खान साहब तो कम से कम खिलाफ है, लेकिन ये यूनानिमस वॉइस आनी चाहिए। अमर सिंह हमारे साथ कांग्रेस है। कांग्रेस ये हमेशा कहती है कि भाई अब मुस्लिम महिलाओं की हक की बात आपने कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि भाई हम तो हक की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब हक की असली लड़ाई लड़ने की बात आती है तब तो आप विरोधियों के स्टैंड में जाकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है अमर सिंह जी, यही 3 तलाक का मुद्दा था, आप लोग किस तरीके से 3 तलाक का समर्थन करने वालों के साथ खड़े हुए थे। जब वक्त में महिलाओं की स्टेटस बढ़ाने की बात आई तो आपके लोग किस तरह सड़क से लेकर संसद तक किस तरह की नारेबाजी और किस तरीके का सत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, सबने देखा। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि आपकी सोच और ओवैसी की सोच अलग अलग है? सवाल यह है अमर सिंह जी। मेरी सोच और ओवैसी की सोच बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की सोच बिल्कुल साफ है। वो मुस्लिम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो दोनों की सोच बिल्कुल बराबर है। और इसीलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जो है दोनों बी टीम है, ओवैसी भारतीय जनता पार्टी। अरे तो कांग्रेस भी तो मुस्लिम करती है, कब से कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करने लग गई है? तो हमने सुना ही नहीं कभी। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
कांग्रेस पार्टी सबके हित की बात करती है। कौन और सा सब हित? चाहती है कि सब लोग कौन सा हित कि संविधान जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा? किसने कहा था? किसने कहा था? लावनी जी आप नहीं, गलत क्या? आप लोग हर बार गलत कहने लगते हैं। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो चीजें उसको लाकर आप कहते हैं गलत कह रहे हैं। गलत है। अभी कुछ दिन पहले इसी पर मुद्दा छिड़ा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में क्या है, किस तरीके से आप लोगों के नेता, बड़े नेता मंदिरों का विरोध करते रहे, वो बाबरी सरकारी खजाने से बनाने की कोशिश करना चाहते थे। खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर के नेता बोलते रहे ये बातें। तो किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को आप समर्थन देते आए? आपके नेता खुद कहते हैं साहब। जो सवाल पूछे उसके जवाब जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं गलत है। जो आपने कहा मनमोहन सिंह के बारे में, जो आप कहते हैं कि जो संसाधनों पर के लिए तैयार मुश्किल के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यहाँ जो है दलितों का अधिकार होना चाहिए, एससी का अधिकार होना चाहिए, महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। कहाँ दलित? आप लोगों ने तो दलितों के आरक्षण में भी मुसलमानों को आरक्षण दे दिया कर्नाटक में। क्या बात कर रहे हैं आप? आप लोगों ने तो दलितों का जो आरक्षण था उसमें भी मुसलमानों को घुसेड़ दिया आरक्षण के नाम पर कर्नाटक में। अब आप देखिए तपोष पाल जी काउंटर आंसर देखिए। यहाँ पर फंस जाती है कांग्रेस। वो कह रही है कि हिंदू मुस्लिम आप करते हैं, ये मुस्लिम की राजनीति वो नहीं करते। तपोष पाल काउंटर आंसर जल्दी से। देखिए, बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इस पद पे दिया है महिला सशक्तिकरण के तहत। 33% महिलाओं के आरक्षण का कानून वो बनाया है। 3 तलाक खत्म किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको लेके आए। नहीं तपोष जी, हिंदू मुस्लिम कौन करता है और मुस्लिम कौन करता है? यहाँ पर अभी अमर जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम आप करते हैं। हाँ, हम तो केवल हम मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम आप करते हैं, हम तो एक समानता से देखते हैं। मैंने एक सवाल उनसे पूछा था कि ओवैसी की भाषा और कांग्रेस की भाषा लगभग सेम है, तो उन्होंने आप पर आरोप लगा दिया। इस पर मैं आपका काउंटर आंसर चाह रही हूँ जल्दी से। नहीं, हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं वो भाई? आप ये बताइए, 3 तलाक अभी तक कांग्रेस ने क्यों नहीं खत्म किया था? और अगर धारा 370 का किसी ने विरोध किया तो वो कांग्रेस ने विरोध किया। और अगर हिंदू धर्म में किसी तरीके की किसी भी चीज का विरोध अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। लेकिन मुस्लिम धर्म में जब भी हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश किए, जैसे विनोद बंसल जी ने अभी बताया, तो उसमें ये विरोध करते रहे हैं। इस समाज को पीछे ढकेलने का काम इन्होंने किया है। अगर वक्फ बोर्ड जैसी संस्था को बनाने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया है। अल्पसंख्यक बताइए अमर जी, अब इतना चीज तो आपने कह दिया, अभी आप कहेंगे कि आप मुस्लिम नहीं करते? यहाँ पे अगर मुसलमानों को पहला अधिकार देने की बात अगर कहते हैं तो वो कांग्रेस कहती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो रहा है। लावनी जी मुझे बता दीजिए, क्या धारा 370 जो है हट गया है? इसके बाद आप तैयारी बार आप लोग कहते हैं कि 370 हट गया कश्मीर से, क्या हट गया है? क्या बता दीजिए मुझे। धारा 370 कश्मीर से हट गया तो मुझे बता दीजिए आप, और दिखा दीजिए कहां, किस संविधान ने पास किया है इसको, किस पार्लियामेंट ने पास किया है इसको कि धारा 370 हट गया है? कुछ भी बोलने के लिए बैठे रहते हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, ये क्लियर कीजिए। आप कहते हैं कि 370 का मैंने विरोध किया हटाने में, क्या 370 धारा 370 हट गया है? क्या हटा नहीं तो फिर क्या हुआ बताइए? अब तो आप देख तो लीजिए मैम, कम से कम अमर सिंह जी जाके वहां पर, कम से कम अमर सिंह जी जाकर वहां पर जमीन तो खरीद सकते हैं ना। अगर आप कश्मीर में सोचते हैं कि घर बनवा लें, एक छोटा सा घर बना सकते हैं, पहले तो नहीं बना सकते थे। आपने एक ऐसा कानून वहां दे रखा था कि आप हो, हम हो, विनोद जी वहां जाकर अपना घर बनाने का सपना पूरा नहीं कर सकते थे। कम से कम धारा 370 के हटने के बाद ये सपना आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। सवाल ये है कि भ्रम क्यों पैदा कर रहे हैं योगेश जी? योगेश जी देखिए, ये जो मूल मुद्दा है कि हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, ऐसा सपना, एक गलत सपना, एक झूठा सपना ये मुसलमान महिलाओं को दिखा रहे हैं ओवैसी साहब। हम ये कह रहे हैं, हमारी शिवसेना पार्टी का एकनाथ शिंदे साहब का ये कहना है कि जो भी हो, जो बिंदास्तपने वंदे मातरम कहेगा, ये भारत भूमि को अपनी माता कहेगा, उसको प्रधानमंत्री बने, सीएम बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ये लोग हमारे वंदे मातरम को वंदे मातरम भी नहीं कहना चाहेंगे, और जब स्कूल में कभी प्रार्थना चलती होती है तो ये जनगण मन नहीं कह रहे हैं आजकल डेट में, ये वंदे मातरम के लिए जब लोग खड़े रहते हैं तो इनके जो सांसद है, विधानसभा में जो एमएलए होते हैं, ये लोग वंदे मातरम मुंह से भी नहीं कहते हैं। आदि स्क्रीन पे अखिल जी को लीजिए जरा।
तो फिर देश के प्रधानमंत्री बनने का हक क्या है भाई? अखिल जी बताइए, बात तो सही है, किसी भी चुनावी जुमले से तो काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसी क्राइटेरिया होती है जो राष्ट्रवाद को पूरा करती है, उस क्राइटेरिया को तो पूरा करना होगा ना। सिखाएंगे योगेश जी से सर्टिफिकेट चाहिए कि हम देशभक्त हैं, हम वंदे मातरम बोलते हैं, मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, तो योगेश जी से सर्टिफिकेट चाहिए। क्यों देशभक्ति का सर्टिफिकेट सिर्फ इनके पास है, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं आप। देशभक्ति का सर्टिफिकेट योगेश जी के पास है। ये जिसको चाहेंगे नहीं, वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, लेकिन वो सर्टिफिकेट की बात नहीं, यहाँ तो जेन्युइन बात है ना। अरे भारत में रहकर भारत भूमि का ही तो पूजन करेंगे, वो गलत क्या कहा उन्होंने? वो सब बन सकते हैं, वंदे मातरम कहो, चुन करके भेजेगी, वो सब बन सकते हैं। तो आप वंदे मातरम कहो, दीवाना छोड़ करके, ये समुदाय को छोड़ करके बाकी सारे लोग बन सकते हैं, जिसको जनता चुनकर भेजेगी सदन के अंदर। योगेश जो कह रहे हैं अखिल साहब, वो आप सुनिए ना, बिना सुने मत बोलिए। वो कह रहे हैं कि भाई वंदे मातरम बोलने में फिर क्या दिक्कत है, देश में रहेंगे तो देश का पूजन करेंगे ना। ये सर्टिफिकेट की बात थोड़ी है, देश के प्रति वफादारी के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसे तो निभाना होगा। यहाँ के भारत यहाँ का जो हम बोलेंगे, हमारी मर्जी होगी, बोलेंगे क्या जबरदस्ती बुलवाएंगे? क्या जबरदस्ती देश के प्रधान रोक नहीं पाएंगे, और नहीं बोलना चाहूंगा तो क्या जबरदस्ती आप बुलवाएंगे? कहाँ है संविधान में लिखा हुआ? देखिए अब यही बात है, अभी शुरू में विनोद जी और मैंने दोनों ने ही इस बात पे हम मुस्कुराए थे अखिल साहब, देखिए फिर आप एक्सपोज हो गए। अब मुझे लगता है मुझे ये जो दोहरी चीजें है ना, दोहरी नीति नहीं चलेगी। अभी शुरू में जो आपने कहा था और कार्यक्रम के अंत में आते आते आपके सुर बदल गए, यानी फिर संविधान पीछे, शरिया ऊपर हो गया। अभी आप बहुत देर से भारत भूमि की बात कर रहे थे। विनोद बंसल जी लास्ट कमेंट आपके साथ खत्म करते 30 सेकेंड। विनोद बंसल जी, लावनी जी, चाहे कितना ही इनके सामने अपना हृदय काट करके उड़ेल दो, ये रहेंगे वही जो हैं। आप देखिए, भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के अंदर जाकर के जो व्यक्ति नमाज पढ़ सकता हो, वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगा सकता हो, उनकी आप देखिए, और फिर ऊपर से हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हो कि चलो हम नफरत फैला रहे हैं, तो इससे बड़ी दूषित मानसिकता और क्या हो सकती है? आप सोचिए ना, हिंदू समाज का सबसे बड़ा तीर्थ राम मंदिर में आज जो है ना जी, दो कश्मीरी युवकों ने और वहां जाकर के नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ऐसे लोग जो है ना, इनको कवर फायर देने का काम करते हैं। अगर यही काम किसी बजरंगी ने जाकर के किसी मस्जिद में जाकर के और कोई हनुमान चालीसा पढ़ ली होती तो पूरा इस्लाम खतरे में आ जाता है इनका। सर तन से जुड़ा के नारे भी निकल गए होते हैं और फतवा भी हो गया होता। ऑल राइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर अगर देखें तो एक आईना दिखाने की कोशिश की गई है। ओवैसी ने एक बयान दिया, गद्दार ओवैसी ने एक बयान दिया। हम गद्दार इसलिए कहेंगे कि जो वंदे मातरम से घबराता हो, जो भारत भूमि के पूजन से घबराता हो, वो ये बात करता हुआ समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहता है कि संविधान के माध्यम से, अगर संविधान की इतनी ही चिंता है तो फिर यूसीसी का विरोध क्यों होता है? संविधान की इतनी ही चिंता है तो धारा 370 का विरोध क्यों होता है? और संविधान की इतनी ही चिंता है तो फिर समानता का विरोध क्यों होता है? ऐसे में यह स्पष्ट है कि बीएमसी चुनाव में जिस मजहबी कार्ड को खेलने की कोशिश की गई है ओवैसी की तरफ से, वो उनके लिए कहीं खुद सेल्फ गोल साबित ना हो जाए। मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बहनों को भी इस बयान से सजग होना होगा और समझना होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, नियत क्या है, नीति क्या है। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।